हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ही वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आई होप कि आज वो यूनिट ख़त्म हो जाए। तो अभी हम करेंगे अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम क्या कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। पहले मैं आपको कोरियोलिस फोर्स बता दूं है क्या। वैसे जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और उसका फॉर्मूला क्या था, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये था क्या, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स है क्यों, हम क्या टॉपिक कर रहे थे, इफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 3D कर रहे थे, तब हमें कोरियोलिस फोर्स मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो तभी एक्ट करता है जब क्या है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो, एक तो रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यानी कि एक मैंने आपको ना स्यूडो फोर्स बताया था, अपेरेंट फोर्स भी बोला था जिसको, या फिक्टिशियस फोर्स। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण आभासी बल ये फील होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर लग रहा है, पर रियल में नहीं लगता होता। और वही स्यूडो फोर्स, अपेरेंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स ही है। यानी कि ये फोर्स क्या है, एक ऐसा स्यूडो फोर्स है जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रोटेशनल मोशन के कारण किसी बॉडी पर फील होता है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, जबकि वास्तव में एक्चुअल में उसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर आपके पास आ जाए कि स्यूडो फोर्स कोई, कोरियोलिस फोर्स कोई स्यूडो फोर्स है, तो हाँ ये एक स्यूडो फोर्स है, और ये तभी काम करता है जब रोटेशनल मोशन हो। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो यानी कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रोटेशनल मोशन के कारण किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर या पार्टिकल पर फील होता है। स्यूडो फोर्स जो फील हो रहा है, अप्लाई नहीं होता है रियल में, वही कोरियोलिस फोर्स है। तो हम क्या कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। लास्ट टॉपिक में हमने क्या करा था कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने हाइट से नीचे की ओर फेंका था, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो किस डायरेक्शन में गिर रहा था, यानी कि उस पर इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ा था। आज हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करेंगे अभी आज वाले टॉपिक में, पहले तो हमने क्या, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखा हुआ था, एच हाइट पे, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ से रखा हुआ था। आज हम क्या करेंगे कि अर्थ से ऑब्जेक्ट को यहाँ फेंकेंगे ऊपर की ओर, और वो जब नीचे आएगी तब उस पर कोरियोलिस फोर्स क्या एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ये तो मेरे को, आपको पता है कि यहाँ से फेंके तो यहीं गिरेगा, लेकिन वास्तव में क्या सच में कोरियोलिस फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो उसे हम अभी प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी अर्थ की सरफेस या उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर से, उत्तरी गोलार्ध से किसी चीज को किसी हाइट पे फेंक रहे हैं, तो वो वापस क्या इसी, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में ही आएगा। तो हम ये प्रूव करेंगे, यानी कि हम अगला इफेक्ट पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स का। तो देखो, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को हिंदी में कोरियोलिस बल ही बोलते हैं, और बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन अर्थ। यानी कि क्या है, अर्थ से ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, किसी बॉडी को, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स कैसा काम करेगा ये हम देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मैंने कोई मान लिया कि कोई अर्थ की सरफेस है, वहां से ये मैंने मान लिया कि ये जेड डायरेक्शन है, वाई मान लो, वो आपकी मर्जी है। हम रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा, उसके ऊपर से जहाँ फेंक रहे हैं तो वो एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसीलिए मैंने अर्थ क्या रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि वो नॉन इनर्शियल है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने दूसरा लिया, और जिसके रिस्पेक्ट में दूसरा लेते हैं हम उसे डैश की फॉर्म में लिख
रहे थे तो मैंने यहाँ पर जेड डैश लिख दिया, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि जेड डैश डायरेक्शन में उसकी हाइट है। अब वाई डैश ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से फेंका, इस डायरेक्शन में फेंके, तो मैंने यहाँ पर एरो से उसकी मोशन बता दी और वो वापस क्या अर्थ पे आ गया, इस इधर वाली डायरेक्शन में। ये मान ली क्या है, मैक्सिमम हाइट h। अच्छा, अब ये जो चीज है, आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंक रहे थे अर्थ से, तो वो कैसा हो जाता था, इस तरीके की प्रोजेक्टाइल की मोशन शो करता था, यानी कि प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करता था। तो ये भी उसी तरह का हो गया, लेकिन मैंने इसकी एक बार ऐसे दिखा दी कि ये ऐसे ऊपर गया और वैसे नीचे की ओर आ गया। और जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हम क्या चीजें देख रहे थे प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में क्या पड़ा हुआ है? एक तो पड़ा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। हमने उड्डयन काल को क्या देखा हुआ है कि जब हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे तो हम ये करते थे कि ये उसकी मैक्सिमम हाइट h है और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा हुआ टाइम, इसको मैंने t मान लिया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आने में लगा हुआ टाइम बराबर होता था। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने उड्डयन काल को t मान लिया, तो वो क्या होता था स्मॉल t प्लस स्मॉल t, यानी कि इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों के टाइम के इक्वल होता था। वैसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे। ये मैंने मान लिया कि x डैश क्या है, इसका विस्थापन हो गया अर्थ से, ठीक है। तो यानी कि अभी हम इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह यूज करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक जाने में मैं मान लूंगी t डैश टाइम लग रहा है, फिर वापस मैक्सिमम हाइट से अर्थ की सरफेस पे आने पे लगा हुआ टाइम क्या हुआ, t डैश हो गया। तो इसीलिए मैंने ये आपको एक बार बताया कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट में जैसे 2t करते थे वैसे यहाँ पर 2t डैश करेंगे। तो देखो, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट थी उसको हम डैश वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ उसका वेग जो था इस बॉडी का u डैश था जब हमने इसे फेंका। अब आप अर्थ से कोई चीज फेंक रहे हो तो नॉर्मल सी बात है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है mg। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। तो मैं मान लेती हूँ कि चेंज जो है किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे मैं मान लेती हूँ कि उसकी वेलोसिटी जो है t डैश टाइम के बाद मैं मान लेती हूँ, तो उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v डैश। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, v डैश टाइम के बाद, t टाइम के बाद, यहाँ पर हम t डैश ले रहे हैं तो इधर t डैश लेंगे, तो चलो इसको t रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप t डैश लिखोगे तो बाद में t डैश की वैल्यू पुट कर देना, t लिखोगे तो t की पुट कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, u डैश ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और फोर्स जो है अब जी नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे की है, लेकिन हम क्या उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अगर ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो जी कैसा हो जाता है, माइनस का, तो माइनस जी टी। अगर आप यहाँ टी डैश लिखोगे तो इधर टी डैश लिख देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकली। अब देखो, एक चीज आपको बताई थी कि फोर्स कैसा था, यहाँ पर जे डैश कैप ले रहे थे, यहाँ पर माइनस जे डैश, यहाँ पर आई कैप ले रहे थे, इधर माइनस आई कैप, इधर ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो के डैश कैप, और नीचे की ओर फेंक रहे थे तो माइनस का के डैश कैप। अब हम क्या ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, के डैश वेक्टर। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी कि ये तो होगी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। ये क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तो v डैश की वैल्यू आपकी आ गई है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको ओमेगा की वैल्यू पता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर डैश वाला लिया है तो यहाँ भी डैश वाला लेंगे, ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश क्या प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश क्या। तो ये तो हुई हमारी ओमेगा की वैल्यू, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। और वी नो दैट कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स एफ सी क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस v डैश।
वेक्टर्स लगा देना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब वो यूज़ करूँगी, ये ओमेगा है तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2m। ओमेगा क्रॉस भी है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप। वी ओमेगा पहले है, ओमेगा का आई डैश वाला 0, ये क्या है ओमेगा कोस लैम्डा, और ये क्या आएगा के डैश कैप वाला ओमेगा साइन। वी डैश का देखूँ तो आई डैश कैप भी 0, जे डैश कैप भी 0, सिर्फ के डैश कैप का पड़ा है, वो क्या है यू डैश माइनस जी टी। तो यू डैश माइनस जी टी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, जब अपने आई डैश कैप का करते हैं तो क्या आएगा, ये दोनों लाइन्स छिप जाएंगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये 0, यानी कि मेरे पास क्या आया है, तो -2m बाहर लिख दिया। आई डैश कैप का आया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि यू डैश माइनस जी टी डॉट ओमेगा कोस लैम्डा आई डैश कैप। जे डैश कैप का करते हैं, ये जे डैश वाली लाइन गई, 0 का मल्टीप्लाई करना है 0, के डैश कैप का करते हैं फिर से 0 का ही मल्टीप्लाई, क्योंकि आई डैश पूरी की पूरी 0 है, तो जे डैश कैप का कंपोनेंट भी 0 आ गया और के डैश कैप का कंपोनेंट भी 0 आ गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, चलो एक बार इक्वेशन नंबर बन दो, यहाँ से देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आया, 2m यू डैश माइनस जी टी डॉट ओमेगा कोस लैम्डा माइनस आई डैश कैप। माइनस को मैंने आई डैश कैप के पास लिख दिया, और अभी मैंने बताया था कि यहाँ होता है आई डैश कैप और इधर होता है माइनस आई डैश कैप, यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, माइनस आई डैश कैप, यानी कि पश्चिम दिशा में। तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो सीधा यही आ सकता है कि किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने पर कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट है, या फिर ये आ सकता है कि प्रूव करो किसी बॉडी को जब आप ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हो तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स जो है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दिशा में लगता है, या फिर उसका विस्थापन जो है वो पश्चिम दिशा में है, या त्वरण पश्चिम दिशा में है। त्वरण नहीं आएगा, विस्थापन ही आता है, क्योंकि एंड तक आपको प्रूव करना होगा। तो यहाँ से आई डैश कैप से पता चल रहा है कि इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन इधर बना दी थी, ठीक है। इसका रहता है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो त्वरण निकालते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन 3 लिख लेती हूँ, एफ सी, उसकी वैल्यू क्या थी, 2m ओमेगा कोस लैम्डा यू डैश माइनस जी टी इंटू माइनस का आई डैश कैप। ये आई डैश कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैं इसको सिर्फ यहाँ यूज कर रही हूँ। ये फोर्स अगर पश्चिम दिशा में है तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है, पार्टिकल की मोशन भी या बॉडी की मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी और एक्सीलरेशन भी। तो जब मैं त्वरण, वेग और विस्थापन लिखूंगी तो मैं ये ना भी लिखूं तो अभी वो अंडरस्टूड है कि ये भी वेस्ट डायरेक्शन में ही है, तो मैं ये इसको इक्वेशन 3 दे देती हूँ जो हमने दिया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन की, एमए के इक्वल होता है। तो अगर मास इनटू एक्सीलरेशन है तो बाय इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 से मुझे क्या पता चलेगा, एम ए जो है वो किसके इक्वल है, ए की जगह मैं क्या कर रही हूँ, ए डैश ले लेती हूँ क्योंकि ये डैश वाली फॉर्म में चल रहा है, तो एम ए डैश, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि न्यूटन ये जो फोर्स इनटू मास है वो तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता है। तो देखो m इंटू ए डैश लिख दिया मैंने, यहाँ से मेरे को क्या पता है वो किसके इक्वल है, 2m ओमेगा कोस लैम्डा u डैश माइनस जी टी। आई कैप मैं नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्शन शो नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, a डैश की वैल्यू आ गई। मैं अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, d2x ओवर में dt2 लिख सकती हूँ, ये डैश में है तो इधर भी डैश लगा दिया।
तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू निकली, वो क्या निकली, d2x डैश ओवर में dt2 किसके इक्वल आया, 2 ओमेगा कोस लैम्डा u डैश माइनस gt की। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करती हूँ, वेलोसिटी निकालती हूँ। वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, समीकरण 4 का मैं अगर समाकलन करूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, वेलोसिटी। इसका इंटीग्रेशन करती हूँ टाइम के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा, dx डैश ओवर में dt। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी आती है, इधर करती हूँ 2 ओमेगा कोस लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट रह क्या गया u डैश, क्योंकि u भी कैसा है, t का ही फंक्शन है, वो भी t पे डिपेंड करता है। तो u डैश माइनस dt, इसका करती हूँ dt के रिस्पेक्ट, तो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं v डैश लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू dx डैश ओवर में dt इक्वल्स टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा। यहाँ पर जब मैं इसका करूँगी तो क्या आएगा, u के साथ dt का करूँगी u डैश के साथ तो बन जाएगा ut, माइनस माइनस तो था ही इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया, g कांस्टेंट, t डॉट dt का करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर ओवर में 2 प्लस को इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिया। अब देखो जब हमने t इक्वल्स टू 0 लिया था, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को फेंका ही नहीं था, ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से फेंके, u डैश वेलोसिटी को। अगर फेंका ही नहीं है, u डैश 0 है, तो u का v में चेंज होना या v डैश में बदलना भी 0 होगा, यानी कि v डैश भी 0 है, u डैश भी 0 है, t भी 0 है। सबकी वैल्यू पुट करूँ तो एट t इक्वल्स टू 0 मेरे पास क्या निकलेगा, एट t इक्वल्स टू 0 v डैश 0 हो, या 0 हुआ तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो वो मैं अगर इसमें पुट करूँ तो मेरे पास क्या, मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की, 2 ओमेगा कोस लैम्डा u डैश t माइनस g डॉट t स्क्वायर ओवर में t। ये g के साथ डॉट में है, पूरा नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा कोस लैम्डा u 2u डैश इंटू टी माइनस, चलो रहने दो ये 2 का मत करो अंदर, ठीक है इतना ही रहने। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, समीकरण 5 का समाकलन करती हूँ तो मेरे पास क्या है, dx डैश ओवर में dt का करूंगी तो x डैश बन जाएगा। तो x डैश किसके इक्वल आया, फिर से 2 ओमेगा कोस लैम्डा क्या कांस्टेंट है, ये टाइम के फंक्शंस है या इनके साथ टाइम का मल्टीप्लाई है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, u डैश t माइनस जी टी स्क्वायर ओवर में 2 डॉट dt। जब ये करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। तो x डैश क्या आया मेरे पास, 2 ओमेगा कोस लैम्डा, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, u डैश t माइनस जी टी स्क्वायर ओवर में t। जब u डैश t का करूंगी तो t डॉट dt होने से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर ओवर में 2, और जब t स्क्वायर का करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, t क्यूब ओवर में 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना है, u डैश t स्क्वायर ओवर में 2 माइनस जी बाई 2 तो पड़ा है, डॉट t स्क्वायर का करा तो क्या आएगा, t क्यूब ओवर में 3 प्लस c डैश को इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेती हूँ। अब देखो 2 कर सकते हैं, तो मैं x डैश की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा कोस लैम्डा u डैश t माइनस जी टी क्यूब ओवर में 3 प्लस c डैश। और फिर से इफ t इक्वल्स टू 0, इफ नानी को ऐड लिखो, यानी कि जब टाइम t 0 था, हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, ऑब्जेक्ट को फेंका ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को फेंका ही नहीं
तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x डैश क्या हो जाएगा, 0, x डैश 0, t 0, तो c डैश की वैल्यू क्या आई, 0 होगी। तो मैं इसको इसमें पुट करूं तो मेरे पास x डैश क्या आया, ओमेगा कोस लैम्डा u डैश t माइनस जी टी क्यूब ओवर में 3 प्लस 0, उसको लिखा है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। आपके पास डायरेक्ट ये ना आके जैसे उस वाले में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सीधा ये आ सकता है कि प्रूफ करो कि वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ी है, उसको फ्रीली अर्थ पे फेंकते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था लास्ट वाली वीडियो में। तो यहाँ पे भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। तो वैसा डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, टी और यू की वैल्यू पुट करनी है। तो वैसा बनाने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एक बार वो आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला आता है कि प्रूफ करो कि x डैश किसके इक्वल है, 4/3 कोस लैम्डा इंटू ओमेगा 8h³ ओवर में g का रूट 8h³ ओवर में g माइनस ये चीज़ आ जाती है कि प्रूफ करो कि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आप उसे अर्थ से वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वो प्रूफ करना है। तो ऐसा बनाते हैं आपने, कैसे बना सकते हैं, ऐसा बनाने के लिए आपको पता है ना तो इसमें u आ रहा है ना ही इसमें t आ रहा है, तो u और t की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण आपको पता है वो कौन सी थी, एक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड थी। और सेकंड क्या हो जाती है, v इज s इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। ये सेकंड है, वो थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो मैं फर्स्ट का यूज करती हूँ, v डैश ले रहे थे तो v डैश, u डैश ले रहे थे तो u डैश, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस g, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक है, t को हम क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं। t डैश अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो यहाँ भी t डैश लिख देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारी जगह पे डैश डैश लगा के यहाँ भी डैश कर देना। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल को जब फेंकते थे तो हम क्या देख रहे थे, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा हुआ टाइम, फिर वापस नीचे आने में लगा हुआ टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 के इक्वल होता था, जो क्या होता था 2t। तो यहाँ से मेरे पास t निकलेगा, मुझे क्या चाहिए, पूरा एक x डैश विस्थापन की बात कर रहे हैं तो मुझे पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए। तो मैं पहले क्या मान लेती हूँ कि एट हाइट h, जब हम हाइट h पे होते हैं तो उस केस में आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आता है, वो बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए होता है कि दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन होता एक टाइम ऐसा है जब उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वहां पर v जो हो जाता था वो 0 हो जाता था। अगर v 0 हो जाता था तो उस केस में मेरे को पता है कि ये टर्म 0 होने पर u डैश माइनस जी टी होने से मुझे t की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है u डैश ओवर में g। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्टिंग में u डैश की जगह u नहीं लिखा है, सॉरी u डैश की जगह u लिख दिया, तो सारी जगह पर u लिख देना। नोटेशन आप ही कर रहे हो, आप ही जैसा डिनोट कर रहे हो स्टार्टिंग से वैसा चलाना। तो अभी देखो मेरे पास t की वैल्यू ये है, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको मान लेती हूँ, ये देखो मुझे यहाँ पर t की वैल्यू लिखनी है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इधर t डैश लगा देती हूँ एक बार आप, ताकि मुझे क्या, ये तो t कैसा था, वो टोटल टाइम था, और ये कैसा है, h हाइट के लिए टाइम है। अगर आप यहाँ पर t ऐसा ऐसा ना लिख रहे हो तो आप कैपिटल T लिख देना, बस सिर्फ और सिर्फ दोनों में अंतर दिखाना है कि ये तो पूरे टाइम, पूरा जब x डैश विस्थापन हुआ, x डैश की बात कर रहे हैं तब का टाइम है, और ये मैंने क्या ले लिया, हाइट पे ले लिया, तो यानी कि ये t डैश की वैल्यू है। अगर मेरे पास t डैश की वैल्यू पड़ी है तो t क्या हुआ इस केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, जब पूरा का पूरा x डैश डिस्प्लेसमेंट आया वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। यहाँ पर भी जितनी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उतने को कवर करता है,
तो वो वापस यानी कि जब उसका क्या है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। यही था टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने टी लिया हुआ है यहाँ पर, तो इंटू 2t डैश ले दूंगी, तो टी की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2u/g। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो बाय इक्वेशन 7 एंड 6 या बाय यूजिंग इक्वेशन 7 इंटू 6, तो जब मैं यूज करूंगी टी की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास एक्स डैश क्या आया ओमेगा कोस लैम्डा यू डैश, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर भी देखो डैश था यू का, तो टी की वैल्यू क्या है u डैश ओवर में 2u डैश ओवर में g। यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा है, यहाँ स्क्वायर लगाया नहीं है, यहाँ पे ये मिस हो गया था मेरे से, तो यानी कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है माइनस g/3 लिख देती हूँ, t का क्यूब था तो यहाँ पर मेरे पास 2u डैश ओवर में g का क्या कर देती हूँ क्यूब कर देती हूँ, तो मेरे पास x डैश क्या आया ओमेगा कोस लैम्डा 2u स्क्वायर 2 नहीं 4, तो का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4u डैश स्क्वायर ओवर में u डैश स्क्वायर तो यहाँ बन रहा है इंटू u डैश होने से u डैश क्यूब हो जाएगा, एक तो u डैश ये पड़ा है और एक u डैश का स्क्वायर बनने से u डैश क्यूब हो गया, डिवाइड में क्या आया z स्क्वायर और माइनस g/3 डॉट क्यूब है तो 8u डैश क्यूब ओवर में g का क्यूब है, ये इससे कैंसिल होने से नीचे क्या रह जाएगा g का स्क्वायर, तो देखो x डैश क्या आया ओमेगा कोस लैम्डा 4u डैश का क्यूब ओवर में g स्क्वायर माइनस 8u डैश क्यूब ओवर में g स्क्वायर। एलसीएम ले सकते हो, चलो पहले इसको बाहर लिख देते हैं ओमेगा कोस लैम्डा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, यहाँ तक छोड़ना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, तब आप u डैश की वैल्यू लिख के माइनस करोगे या आप पहले लिख दो, वो भी आप ही की मर्जी है। तो अपने पहले कर देते हैं u डैश क्यूब ओवर में g स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेती हूँ, 4 में से जब 8 को माइनस करूँगी, यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो ये 3 भी पड़ा है डिवाइड में, 4 माइनस 8/3 करेंगे, यहाँ पर 3 पड़ा था इसीलिए मैंने 3 लगाया, इधर मेरे से मिस हो गया था। तो यहाँ देखो क्या हुआ, अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये 4 × 3 12, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया ओमेगा कोस लैम्डा 4/3 इंटू यू क्यूब यू डैश क्यूब ओवर में जी स्क्वायर, ये क्या हुआ एक्स डैश विस्थापन। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमारे पास ये टर्म तो थी, u की जगह मैंने कुछ h की फॉर्म में लिखा था और एक माइनस आ रहा था। अब देखो हमारे पास तो माइनस आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस लाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पर वो जो माइनस का आई कैप था उसको एक बार छोड़ करके, जो फोर्स के फॉर्मूले में माइनस चल रहा था, डायरेक्शन को छोड़ करके मैं माइनस को कंसीडर करूँ, तो मैंने सबके आगे माइनस लगा दिया। ये माइनस क्यों लगाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्स मेरे पास क्या था Fc -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, वो वाला मैंने माइनस यहाँ पर यूज करा है। मैं आई कैप या जो भी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन बन रही है उसको एक बार छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो हमें रिजल्ट प्रूफ कर रहा है ना उसमें माइनस बन रहा है, इसलिए तो सबके आगे मैंने माइनस लगा दिया जहां जहां भी माइनस आएगा। तो ये सारे माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो उससे ये भी माइनस, ये भी माइनस, इतना मेरे पास बन गया। मुझे जो बनाना था वो h की टर्म में आना था, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है, g तो था उसके डिवाइड में h, u डैश नहीं आ रहा था उसकी जगह h आ रहा था, तो मुझे u डैश की जगह h बनाना है। ऐसा बनाने के लिए हमें एक और इक्वेशन पता है जिसमें h और u आते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है,
एक आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। मैं s की जगह ले लेती हूँ वो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक गया यानी कि h ले लेती हूँ, और ऊपर की रू उछाल रहे हैं तो माइनस का g हो जाएगा। अब देखो जब हाइट मैक्सिमम थी तो उस केस में ये वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। डैश वाली फॉर्म में लेना तो डैश डैश लगा देना v डैश को। जब v डैश 0 थी तो यहाँ से अगर मैं u डैश की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आई मेरे पास, √2gh, ऐसा ही कुछ उसमें था। तो ऐसा बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरे पास x डैश क्या आया, माइनस को ध्यान रखना कि ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि जो आपको प्रूफ दैट रिजल्ट जो था उसमें माइनस था, उसने सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर को छोड़ा था, इसलिए यूनिट वेक्टर को छोड़ दिया। तो यहाँ से u डैश की वैल्यू लिखते हैं 4 ओमेगा कोस लैम्डा। u डैश क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh की पावर, मैं ये रूट हटा के 3/2 कर देती हूँ क्योंकि क्यूब चल रहा है और हाफ दे रखे हैं, तो 3/2 ओवर में g²। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर कुछ 8 बन रहा था और ये g भी अंदर जा रहा था। तो 8 बनाने के लिए मुझे इस क्यूब को सॉल्व करना पड़ेगा, तो -4/3 ओमेगा कोस लैम्डा। मैं क्या कर देती हूँ, क्यूब को सॉल्व कर देती हूँ और रूट को बाहर रहने देती हूँ। तो यहाँ देखो क्या आएगा, 8g³ की रूट ओवर में g²। जो रिजल्ट था उसमें g² भी रूट में था, तो मैं g की पावर 4 लिख के इसको रूट में डाल देती हूँ। 8g³ ओवर में g की पावर 4, ये हमें प्रूफ करना। तो ऐसा कुछ प्रूफ करना था, यहाँ से पता चल रहा है g कैंसिल हो रहा है, तो -4/3 ओमेगा कोस लैम्डा, ये g की क्यूब से g की 4 कटती है तो नीचे एक क्या बचेगा, g बचेगा, 8h³ ओवर में g। यही भी डायरेक्ट आपके पास आ सकता है कि प्रूफ करो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये हो सकता है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ बॉडी, जिसको हमने क्या करा था, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, तो उस पर क्या था, कोरियोलिस फोर्स का। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं इस यूनिट का, वो है फोको पेंडुलम। इसका एक और दूसरा नाम आ सकता है, वो नाम क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन पेंडुलम। पेंडुलम क्या है ये तो आपको पता ही है, सिंपल इस तरीके से किसी चीज से हैंग करके यूं एक राउंड शेप का आता है और वो पेंडुलम को जैसे ही हिलाते हैं तो वो ऐसे हार्मोनिक मोशन या इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ आगे पीछे क्या है मूव करता है। और इसको फोको पेंडुलम क्यों कहा था, वैसे जो है पेंडुलम और फोको पेंडुलम जो है वो सेम ही है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था या ये जो भी इसने करा था ये फोको साइंटिस्ट ने करा था, इसीलिए इसका नाम फोको पेंडुलम रखा था। तो है दोनों सेम ही चीजें हैं, पेंडुलम ही थी, फोको पेंडुलम भी सिंपल थी, बस उसकी कुछ स्पेसिफिक उसकी कुछ विशेषताएं थी। वो क्या थी, ये जो गोला था ना ये ऑलमोस्ट 28 kg आपकी बुक में शायद दिया हुआ, ये 30 to 40 के बीच की रेंज का था, यानी कि इतने kg का था। और ये जिस स्ट्रिंग से या जिस भी स्प्रिंग या जिस भी वायर से इसको हैंग करा था वो 70 to 80 मीटर लंबी थी। और इसका ये जो टाइम पीरियड था एक सर्कल का वो था 17 सेकेंड, बस ये इसकी विशेषताएं थी। और फोको साइंटिस्ट ने करा था इसीलिए इसको फोको पेंडुलम कहा था। अब ये फोको पेंडुलम है क्या, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट कैसे है, तो मैं क्या मान लेती हूँ, ये मैंने मान ली अर्थ है, ठीक है, ये इसकी क्या इक्वेटर है, वो मध्य रेखा है, और ये इसकी क्या पोल्स है, ये है नॉर्थ और ये क्या है साउथ पोल। ये क्या अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व क्या है
रोटेशनल मोशन करती है ओमेगा कोनिया विंग से, मैंने वो शो करा। तो फोको साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसने पहली बार जो हमें पता था कि अर्थ भी रोटेशनल मोशन करती है, तो ये इसी ने बताई थी पेंडुलम की हेल्प से, इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसने क्या किया था कि अलग अलग जगहों पर पेंडुलम को हैंग करा था। अब अर्थ क्या है, रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर कोई बॉडी जो है, बॉडी नहीं सॉरी फ्रेम है, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगी, वो रोटेशन मोशन करती है। और पेंडुलम क्या है, एक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, वो भी मोशन करती है। तो इस केस में क्या कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर जाएगा। तो यानी कि इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ पेंडुलम, या फिर फोको साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए फोको पेंडुलम। तो क्या किया पहले ना, उसने क्या किया, इस नॉर्थ पोल पे क्या करा, पेंडुलम को हैंग कर दिया। जैसे ही पेंडुलम को लटकाया, उसको हिला दिया। अगर वो हिला रही है तो वो इस तरीके से मोशन करेगी बार बार। एक टाइम आएगा जब वो रुकेगा, एक बार उसको छोड़ो, ये मोशन कर रही है। तो देखो, एक तो इस पेंडुलम की ये वाली मोशन होगी, इसको मैं अगर शो करूँ तो ऐसे एक बार स्ट्रेट लाइन से शो कर रही हूँ, कर्व तो आएगा लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन से शो करा। मोशन एक तो पेंडुलम की ये चल रही है बार बार, ये छोड़ो कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, एक बार इस चीज को छोड़ो। और दूसरा क्या है, इस ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ये जो अर्थ है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ के रोटेट करने से क्या होगा, इसकी मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि क्या है, बहुत धीरे धीरे अर्थ भी क्या है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है ना। तो मतलब क्या होगा कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद क्या देखेंगे, एक बार तो यहाँ पर है, ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। कर्व को नहीं मैं बना रही हूँ, मैं एक बार स्ट्रेट लाइन से शो कर रही हूँ। कर्व इस अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये पेंडुलम भी रोटेट करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो पेंडुलम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा घूमेगा तो वो ऐसा करेगा, फिर यूं करेगा। यानी कि जब जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे वैसे क्या है, इसकी ये जो बना देना ढंग से यूं, इसके रोटेशंस भी क्या है, चेंज होते जाएगी। यानी कि इस पेंडुलम की मोशन दो टाइप की होगी, एक तो इसकी खुद की इस तरीके की, दूसरी क्या है, इस अर्थ की रोटेशन मोशन। एक तो यूं मूव कर रहा है और अर्थ के रोटेट करने के साथ साथ क्या है, ये पेंडुलम भी रोटेट कर रहा है। तो उसके दो तरीके की मोशन होने के कारण इस तरीके की मोशन शो करने लग जाता है। यानी कि ये जो चीज़ है वो बार बार बदलती रहती है। तो देखो, एक आपको चीज़ पता है, ये टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई ओवर में ओमेगा। ठीक है, इस केस में देखो, अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और जो रोटेशन है अर्थ का वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी को मैं v डैश ले रही हूँ, अर्थ का रोटेशन ओमेगा है, यानी कि ओमेगा तो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस या फिर इस डायरेक्शन में होने के कारण एंगल कैसा हुआ, 90 हुआ। एंगल 90 है तो मेरे पास एफ सी क्या है, 2m माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, थीटा 90 है और साइन 90 क्या होता है, 1। यानी कि इस केस में जब वो नॉर्थ पोल पे था तब क्या उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ रख दिया इस पेंडुलम को, तब क्या होगा, देखो एंगल कैसा हो गया, 0 हो गया। इक्वेटर पर रखने पर 0 होने से क्या हुआ, या फिर इसे कुछ इस तरीके से रखा कि ओमेगा और v जो है वो 0 एंगल पर थे, तो उस केस में फोर्स क्या आ जाएगा, 0 काम करेगा, यानी कि उस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा ही नहीं। इसीलिए नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे ऐसा रखेंगे कि एंगल 90 होने से कोरियोलिस फोर्स एक्ट करे। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां लिखा। तो मेरे को पता है कि टी क्या होता है, 2 पाई ओवर में ओमेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपको पता है कि आप कार में जा रहे होते हैं, कार चल रही है लेकिन कोई, आप जा रहे हो रास्ते में कोई बंदा है, वो कोई खड़ा है सीधा, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसी हिसाब से ये वेस्ट ईस्ट में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अर्थ, तो ये क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगी उस हिसाब से। तो देखो, एक आपको ये पता है। दूसरा क्या किया उसने, इस पेंडुलम की पोजीशन को फोको ने चेंज करा। उसने क्या करा, पेंडुलम को यहाँ रख दिया। जब उसने इस पेंडुलम को यहाँ रखा तो उसने क्या मान लिया कि ये क्या है, इस इक्वेटर से लैम्डा एंगल बना रहा है। अगर लैम्डा एंगल बना रहा है तो जो ओमेगा था उसके घटक बन गए हैं यहाँ पर, एक तो हो गया ओमेगा कोस लैम्डा,
क्योंकि ये भी तो रोटेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से एक क्या हो गया ओमेगा साइन लैम्डा, यानी कि पहले वाले ओमेगा की जगह अब क्या उसको बैलेंस कर रहा है ओमेगा साइन लैम्डा, तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर में ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा क्या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, अगर टी क्या 2 पाई ओवर में ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा टी पाई ओवर में टी, और अर्थ कितने टाइम में रोटेट करिए 24 ओवर में, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई ओवर में 24। यहाँ पर अगर मैं ये पुट करती हूँ तो टी क्या आया 2 पाई ओवर में 24 डॉट साइन लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कटने से 24 ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 24 बाय साइन लैम्डा। यहाँ से ये पता चला। अब देखो अगर मैं यहाँ से अब कैसे पता चला कि जितने टाइम पीरियड में अर्थ एक रोटेशन अपना पूरा कर रही है उतने ही टाइम में पेंडुलम करेगी। कैसे पता चला, मैंने क्या ले लिया पहले क्या था साइन 90 था, इफ लैम्डा इज 90 डिग्री देन टी जो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई ओवर में साइन 90 क्या होता है 1, यानी कि क्या हुआ 24। यहाँ से पता चला था कि अर्थ में जितने टाइम पीरियड में अर्थ रोटेट कर रही है उतने टाइम पीरियड में पेंडुलम भी रोटेट कर रही है। कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से पता चला था कि मोशन तो पेंडुलम की ऐसी थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लगा क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है वो क्या रोटेट कर रहा है, तो उससे रोटेशनल पीरियड निकला इसका 24। लेकिन अगर मैं इस भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे रख दूं तब लैम्डा क्या आया 0 हो गया, यानी कि इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 देन टाइम टी क्या हो जाएगा 24 ओवर में साइन 0 क्या 0, यानी कि टी क्या हुआ इन्फिनिटी। यहाँ से क्या पता चला था कि उसका दोलन का या रोटेशन का टाइम पीरियड कभी बंद ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या वो जो है एंगुलर उसके ऊपर जो पेंडुलम है उसके ऊपर इस अर्थ के रोटेशनल मोशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड ही नहीं पता चल रहा तो कहाँ से बताएंगे कि वो रोटेट कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो ये था फोको पेंडुलम जो है, तो एक सिंपल पेंडुलम, बस उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज थी। क्या 28 kg का स्फीयर था और 70 to 80 का क्या था मीटर की लंबी वो स्ट्रिंग थी जिससे हैंग किया था। सिंपल उसने अलग अलग डायरेक्शन पर पेंडुलम रख करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली थी, और यहीं से पता चला था कि अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है या अर्थ रोटेशन मोशन कर रही है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाकी काम आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे।